Hello friends, welcome back to my channel Shaina Goyal. So friends, we are going to continue our series of CDP और आज के सेशन में हम मोटिवेशन की थ्योरीज करने वाले हैं. दैट इज़ हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, इंस्टिंक्ट थ्योरी, अचीवमेंट मोटिवेशनल थ्योरी एंड ड्राइव रिडक्शन थ्योरी. ये चारों की चारों थ्योरीज हम आज के इसी सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं फ्रेंड्स. सो इसके प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वो ज़रूर देख ली, क्योंकि वहाँ पर हमने मोटिवेशन की बेसिक जो है इसकी इंट्रोडक्शन, इसका मीनिंग क्या है, इसका मोटिवेशन का साइकिल और इसके टाइप्स इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ये दोनों टाइप्स को अच्छे से डिस्कस किया है. उसके बाद आप ये चीज़ को बेहतर समझ पाएंगे. सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स. नाउ स्टार्टिंग विद मोटिवेशन थ्योरीज. सो बिफोर वी स्टार्ट विद द थ्योरीज, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अप्रोचेस के बारे में पता होना चाहिए. मोटिवेशन की जो अप्रोचेस होती हैं, ठीक है, अप्रोचेस टू मोटिवेशन, वो चार तरह की है. फर्स्ट इज बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, फिर है कॉग्निटिव, देन इज ह्यूमैनिस्टिक एंड सोशो कल्चरल अप्रोच टू मोटिवेशन. तो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच के हमने डिस्कस किए थे, लाइक वॉटसन है, ठीक है, पैवलॉव, स्किनर, थॉर्नडाइक, ये सभी क्या हैं, बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट्स हैं. ठीक है, तो ये किस में बिलीव करते हैं कि बिहेवियर जो बच्चे का होता है, किसी भी लर्नर का बिहेवियर होता है, उसके बेस्ड पर जो है मोटिवेशन होती है. तो ये एक ऐसी अप्रोच है जो अकेली ही एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का काम करती है, यानी कि ये क्या है, रिवॉर्ड बेस्ड है. ठीक है, बाकी तीनों की तीनों जो कॉग्निटिव है, ह्यूमनिस्टिक है या फिर सोशो कल्चरल है, ये तीनों इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंडर आती हैं. ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कौन सी अप्रोच है जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन में आती है. दैट इज़ बिहेवियरिस्टिक. ठीक है, इसमें हमने डिस्कस किया है और आज हम देखेंगे ह्यूमनिस्टिक में. जैसे मैस्लो की थ्योरी हम आज करेंगे, दैट इज़ हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी गिवन बाय मैस्लो, वो क्या है, एक ह्यूमनिस्टिक है. ठीक है, सोशो कल्चरल किसके साथ रिलेट करती है, जो सोसाइटी को बिलोंग करते हैं. ठीक है, सोसाइटी जिसका पार्ट होती है, कल्चर से इन्फ्लुएंस होती है. ठीक है, वो मोटिवेशन, वो क्या है, सोशो कल्चरल मोटिवेशन. तो इसके रिलेटेड जो थ्योरीज हैं अब हम वो देख लेते हैं. ये चारों नाम आपको याद होनी चाहिए और ये तीनों जो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंडर आते हैं और बिहेवियरिस्टिक अकेली ऐसी अप्रोच है जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का काम करती है. ठीक है, जो बिहेवियरिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है. ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई. नाउ वी विल स्टार्ट विद द थ्योरीज और सबसे पहले हम करेंगे अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी. सो द थ्योरी इज़ हायरार्की ऑफ नीड्स और इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी भी कहते हैं. ये दी है अब्राहम मैस्लो ने. ठीक है, तो ये नेम मैस्लो के नाम से फेमस होता है इन 1943. अब मैस्लो का कहते हैं कि हर जो पर्सन है, हर ह्यूमन बीइंग है, वो क्या है, हाईली मोटिवेट होता है. मोटिवेट क्यों होता है, ताकि वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाए. हमारी लाइफ में कितनी सारी नीड्स होती हैं, कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, कुछ हमारी ऐशो आराम की नीड्स होती हैं. ठीक है, वो सभी नीड्स को इन्होंने एक हायरार्किकल ऑर्डर में डाल दिया है कि हमारी सबसे पहले अगर ये नीड्स कंप्लीट होंगी फिर हमारी ज़रूरतें और बढ़ेंगी, क्योंकि हमारा माइंड वहाँ पर सेट हो जाएगी कि हमारी ये नीड्स तो फुलफिल हो गई, अब हम अपनी नेक्स्ट कैटेगराइज जो हमारी माइंड में कैटेगरी होती है नीड्स की, वो कंप्लीट करते हैं. ठीक है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान सबसे बेसिक ज़रूरत हम कहते हैं कि ये चीज़ें होती हैं. उसके बाद हम सोचते हैं कि हमारे पास भाई आईफोन हो या फिर सैमसंग का कोई फ़ोन हो, वो भी एक नीड है, लेकिन सबसे पहले हमारे पास रोटी आती है, क्योंकि हमें भूख लगती है, उसके बिना हम नहीं रह सकते. इस तरह से इन्होंने एक हायरार्किकल ऑर्डर दिया है हमारी नीड्स का, तो वो हम देख लेते हैं. सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो हायरार्की है बॉटम टू टॉप अप्रोच है. जैसे हमने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पढ़ी है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में भी क्या होता है, बॉटम टू अप अप्रोच होती है, वहाँ पर भी एक हायरार्की होती है. ठीक है, ट्रायंगल फॉर्म में ऐसे ही हम उसको भी शो करते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहली नीड क्या होती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स. फिजियोलॉजिकल नीड्स में आ जाती हैं जो हमारी ज़रूरतें हैं, जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, यानी कि ये क्या होती है, हमारी सर्वाइवल नीड्स. सर्वाइवल नीड्स होती हैं जिसके बिना हम नहीं रह सकते. लाइक हमें हवा चाहिए सांस लेने के लिए, पानी चाहिए पीने के लिए, ठीक है, खाना चाहिए ताकि हम जिंदा रह सकें. ठीक है, नींद चाहिए, नींद के बिना हम फिर बीमार हो सकते हैं. ठीक है, कपड़े चाहिए पहनने के लिए, एंड आवर इंटीमेसी नीड्स. ठीक है, वो क्या होती है, हमारी फर्स्ट लेवल फिजियोलॉजिकल नीड्स. ठीक है, पर्सन कहता है कि अगर हमारी ये ज़रूरतें पूरी होती हैं फिर हम कहाँ बढ़ते हैं, लेवल
टू की तरफ जो है हमारी सेफ्टी नीड्स। अब हमें रोटी कपड़ा ये सब कुछ मिल गया, ठीक है, क्लोथिंग मिल गई है, हमारी इंटीमेसी जो नीड्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारी अब सेफ्टी भी तो ज़रूरी है, चाहे वो जॉब सिक्योरिटी हो, ठीक है, हमारी पर्सनल खुद की सेफ्टी, हमारी एम्प्लॉयमेंट है, या फिर हमें क्या रिसोर्सेज मिले, हमें, ठीक है, हमारी हेल्थ कैसी है, या फिर हमारे नाम जितनी ज़मीन है जायदाद है वो क्या है, हमारी सेफ्टी नीड्स, ताकि हमें अगर कभी हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर फैमिली में कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो पूरी की पूरी फैमिली सेफ रह पाए उस सिचुएशन के अंदर, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, सारी सेफ्टी नीड्स। अगर देखिए ये स्टेप बाय स्टेप है, अगर बंदे की ये नीड्स पूरी होती हैं फिर वो स्टेप 2 पर पहुंचता है अकॉर्डिंग टू मैस्लो, ठीक है। उसके बाद क्या है, जब सेफ्टी नीड्स अकम्प्लिश हो जाती हैं फिर वो सोचता है कि अब नेक्स्ट टाइप ऑफ नीड्स क्या होती हैं, लव एंड बिलोंगिंगनेस। लव एंड बिलोंगिंगनेस में क्या होता है कि हम अकेले देखिए नहीं रह सकते, हमें हमेशा साथ में कोई चाहिए, चाहे वो हमारा लाइफ पार्टनर है, हमारे पेरेंट्स हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो इंटीमेट जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें क्या है, हमें एक सेंस ऑफ कनेक्शन फील होता है, हमें ऐसे फील होता है कि हमारे साथ कोई है जिसके साथ हम बात कर सकते हैं, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, या फिर लाइफ में हमारे अलावा भी कोई इंसान रहते हैं जिनसे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप 2 दिन घर के अंदर बंद रह जाओ, आपको लगेगा आप तो बाहर भागेंगे हम बिल्कुल अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए या फिर आस पड़ोसियों से मिलने के लिए। तो वो क्या है, लव एंड बिलोंगिंगनेस होती है कि हम रिश्तों के बिना और रिश्तेदारों के बिना नहीं रह सकते। वो रिश्तेदार, ठीक है, चलो फ्रेंड्स भी हम कह सकते हैं। तो थर्ड क्या हो गया हमारे, लव एंड बिलोंगिंगनेस, ठीक है। तो पहली, अब देखिए ये जो 3 स्टेट्स हैं, इन स्टेजेस को हम कहते हैं डेफिशिएंसी नीड्स। क्या कहते हैं इनको, डेफिशिएंसी नीड्स। अब ये पहली 3 स्टेजेस को हम कहते हैं डेफिशिएंसी नीड्स। तो ये चीज़ आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डेफिशिएंसी नीड्स में कौन से स्टेजेस आती हैं, तो बिल्कुल फर्स्ट 3 स्टेजेस आपकी किस में आती हैं, डेफिशिएंसी नीड्स में। अगर बंदे की ये नीड्स, ये ज़रूरतें पूरी हुई हैं तभी वो क्या है, नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेगा, दैट इज सेल्फ एस्टीम, यानी कि खुद की इम्पॉर्टेंस, खुद की रिस्पेक्ट करना, खुद को हम खुद इम्पॉर्टेंस देते हैं, या फिर हमारा सोसाइटी में क्या स्टेटस है हम उसको अपब्रिंग करने के लिए, अपराइज करने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज करते हैं, हमें चाहिए कि हम कंप्लीटली फ्रीडम के साथ रह पाएँ, जहाँ भी हम जाना चाहते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं। हमारा मूवी देखने का मन है तो हम मूवी देखने जा सकें, या फिर हमारा नाम हो, लोग हमें हमारे नाम से जानते हो, हमारे काम से जानते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, सेल्फ एस्टीम, पर्सन की खुद की क्या पहचान है, यहाँ तक पहुँचना फिर आसान है। लेकिन मैस्लो कहते हैं कि जो 5th लेवल है, 5th लेवल इज ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, डिज़ायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। अब देखिए हम कहते हैं ना, जो साइंटिस्ट है उन्होंने अपना सिर्फ 2% ब्रेन यूज़ किया होता है, फिर भी वो इतनी सारी डिस्कवरीज कर देते हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर पहुँचना, बंदा खुद को अच्छे से जाने, जैसे हम कहते हैं ना कि अंतर्गत को पहचानना, हमारे इनसाइड को पहचानना कि हम हमारे में कितनी कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी पर पहुंचकर हम जो कुछ कर सकते हैं खुद के लिए और दूसरों के लिए, ठीक है, वो किस में आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो लेवल है ये टफेस्ट लेवल है, और इस लेवल तक कहते हैं कि ज़्यादा लोग नहीं पहुंच पाते कि वो अपना कंप्लीट पोटेंशियल यूज़ करके वो चीज़ कर पाएँ जो वो एक्चुअल जितना उनका पोटेंशियल है वो करना चाहते हैं। हमेशा हम कुछ ना कुछ कम रह जाते हैं, हमारी कोशिशों में कमी रह जाती है, या फिर हम उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते जितना हमारा इंटरनल पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, खुद को अच्छे से जानना और अपने पोटेंशियल को जानना, और वहाँ तक पूरा उसको निचोड़ देना, अपना जो पोटेंशियल होता है जी तोड़ मेहनत करके उस चीज़ की तरफ बढ़ जाना, ये होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये चीज़ें क्लियर हुई, बस यही है मैस्लो की थ्योरी में, ये जो 5 हायरार्किकल ऑर्डर में है, ठीक है, ये बॉटम टू अप अप्रोच इसको बोलते हैं, हायरार्की ऑफ ऑर्डर बॉटम टू अप चलती है। सबसे पहले हम आगे हमारी सर्वाइवल नीड्स, दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर आगे हमारी सेफ्टी नीड्स, देन इज लव एंड बिलोंगिंगनेस, देन इज सेल्फ एस्टीम, एंड देन फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी। सो देखिए नेक्स्ट हमारी थ्योरी है इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, दैट इज गिवन बाय विलियम मैकडूगल। तो ये क्या कहते हैं कि हर पर्सन के अंदर एक इंस्टिंक्ट होता है। इनके अकॉर्डिंग इंस्टिंक्ट क्या होते हैं, कोई भी ऐसी इनबॉर्न इम्पल्स या फिर टेंडेंसी जिसके कारण हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में
किसी तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, अनलर्नड होती है, ये प्री प्लान्ड नहीं होती। इंस्टेंट रिएक्शन जो हमारा अंदर से निकल कर आता है उसको हम कहते हैं इंस्टिंक्ट। बहुत इंस्टेंटली ये चीज़ होगी। फॉर एग्जांपल, बिल्कुल जनरल से एग्जांपल लेती हूँ, आपके हाथ में आईफोन है भैया, वो नीचे गिर गया, टूट गया वो, तो वो क्या होगा, आपको एकदम से शॉकिंग सा सरप्राइज आप देंगे। क्या वो सरप्राइज रिएक्शन आपने सीखा है, वो क्या है, इंस्टिंक्ट है, ठीक है। क्या रिएक्शन है, वो इंस्टिंक्ट रिएक्शन है, क्योंकि वो आपका दुख का रिएक्शन है या फिर आपका एकदम से शॉक लगने का रिएक्शन है कि ये क्या, आईफोन नीचे गिर गया और वो टूट गया, ठीक है, इस तरह से है ये। क्या और एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल बर्ड्स ने अगर जब विंटर सीजन आने वाला होता है तो बर्ड्स पहले ही माइग्रेट कर जाते हैं, तो ये क्या है, एक इंस्टिंक्ट उनका रिएक्शन होता है, प्री प्लान नहीं होता, बस वो माइग्रेट कर जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मैकडूगल 3 चीज़ें होनी चाहिए अगर कोई भी इंस्टिंक्ट के बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट इज अनलर्नड, सेकंड इज यूनिफॉर्म इन एक्सप्रेशन एंड थर्ड इज यूनिवर्सल इन अ स्पीशीज। अब चाहे अमीर है चाहे गरीब है, कोई भी है, ठीक है, हम सेम, हमारा जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ये कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स का बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर सेम है, तो मोटिवेशन सभी में सेम तरह से काम करती है। ये कहते हैं कि सभी मोटिवेशंस की जड़ क्या है, द मोटिवेशन टू सर्वाइव, हम जिंदा रहना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है हम सभी के लिए। अब देखिए डूगल क्या कहते हैं, एवरी ऑर्गेनिज्म इज बॉर्न विद नेचुरल बायोलॉजिकल टेंडेंसी दैट हेल्प देम टू सर्वाइव। हर ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव जंतु है या फिर इंसान है, हर एक में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, बायोलॉजिकल टेंडेंसी कि हम जिंदा रहना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई जानवर आता है, आप डंडा लेकर उसके पीछे भागेंगे तो वो भी भागेगा, क्योंकि उसको क्या पता आप उसको चोट पहुंचाएंगे या फिर वही आके आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगा, कुछ नहीं पता है ना। हर इंसान जो है सर्वाइवल के लिए मोटिवेट होता है। क्लियर हो गई ये चीज़। अब देखिए ये कहते हैं कि जो डिग्री है मोटिवेशन की, ये डिफरेंट हो सकती है। ये नहीं है कि 2 पर्सन्स हैं वो मोटिवेट नहीं होंगे, एक मोटिवेट होगा दूसरा मोटिवेट नहीं होगा, दोनों पर्सन में मोटिवेट होगी किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन जो उनकी डिग्री ऑफ मोटिवेशन है ना वो डिफरेंट होगी। डिफरेंट किस टाइप से होगी, उनके इंस्टिंक्ट पे होगी, क्या रीज़न है बिहाइंड। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी में 2 बंदे काम करते हैं, ठीक है, तो एक ज़्यादा राइज कर जाएगा, एक के पास इंस्टिंक्ट ज़्यादा है, वो उसमें ज़्यादा ईगरनेस है, या फिर उसकी फैमिली में ज़्यादा नीड है कि वो ज़्यादा पैसे कमाए तो अपने फैमिली का गुजारा कर सकता है, तो उसकी इंस्टिंक्ट ज़्यादा है, समझ लीजिए उसकी डिग्री ऑफ इंस्टिंक्ट क्या है, ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा मोटिवेट होगा। दूसरा बंदा पहले से ही वेल सेटिस्फाइड है, अच्छे घर से है, ठीक है, पुरानी पुरखों की विरासत में उसको काफ़ी जायदाद मिली हुई है, तो वो लेस मोटिवेटेड होगा। अपॉर्चुनिटी उसके पास भी है लेकिन वो लेस मोटिवेटेड होगा क्योंकि उसकी इंस्टिंक्ट कम है। तो देखिए डिग्री पर डिपेंड करता है, कोई बंदा कितनी डिग्री ऑफ मोटिवेशन उसको है, तभी वो उतना ज़्यादा इफेक्ट कर पाएगा या फिर बिहेवियर शो कर पाएगा टुवर्ड्स मोटिवेशन या फिर टुवर्ड्स द गोल। अब देखिए मैकडूगल ने कितने इंस्टिंक्ट दिए हैं, 14 इंस्टिंक्ट्स दिए हैं, ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ऑप्शन में आपको दे सकते हैं 14, 18, 17 और 16, ठीक है। हमारी आंसर क्या है, हमें सिर्फ आंसर याद रखना है, ऑप्शंस आप छोड़ दिया कीजिए। आप डायरेक्ट चीज़ याद रखेंगे ना तो ऑप्शंस में से वो चीज़ ना आपको ऐसे हाईलाइट नजर आएगी कि ये नंबर देखा देखा लगता है इसके अकॉर्डिंग, है ना। तो 14 इंस्टिंक्ट्स दिए हैं विलियम मैकडूगल ने। नेक्स्ट देखिए 3 मेन एलिमेंट्स इन्होंने दिए हैं। फर्स्ट इज परसेप्शन, सेकंड इज इमोशन एंड थर्ड इज बिहेवियर। अब देखिए ये किस चीज़ के साथ रिलेट करता है, जो परसेप्शन है दिस इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव, हमारी जो सोच होती है, हम सोचते हैं ना, कॉग्निटिव एस्पेक्ट के साथ रिलेटेड है परसेप्शन, परसीव करना, हम किसी चीज़ को किस तरह से सोच पाते हैं। देन नेक्स्ट इज इमोशन, इमोशन किसके साथ जुड़ा हुआ है, हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में भी किया था, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, ठीक है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, अफेक्टिव के साथ। इमोशन हम शो करते हैं, हमारे अंदर इमोशंस आते हैं, ठीक है, पहले हम चीज़ों को परसीव करते हैं, फिर हमारे अंदर इमोशंस आते हैं, इंस्टेंट हो रहा है सब कुछ, फिर हम क्या करते हैं उसमें बिहेव करते हैं या फिर डूइंग, दिस इज कोनेटिव, ठीक है। तो ये क्या है, डूइंग या फिर बिहेवियर जो हम उसके तरफ शो करते हैं, इसको एग्जीक्यूटिव भी आप कह सकते हैं, एग्जीक्यूशन कह सकते हैं, इसको परसेप्शन कह सकते हैं, रिसेप्टिव कह सकते हैं। इमोशन तो इमोशन ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा,
ठीक है, बिहेवियर हो गया, डूइंग ऑफ वर्क हो गया, या फिर इसको हम एग्जीक्यूशन कह सकते हैं। ये किसके अंडर आएगा? कोनेशन के अंदर, कोनेटिव के अंदर। ठीक है, ये 3 मेन एलिमेंट्स या फिर इसको 3 मेन एस्पेक्ट्स आप कह सकते हैं, 3 मेन फेजेस कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए, बस ये 3 ही है मेन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन अब क्या कहते हैं कि साइकोफिजिकल ऑर्गेनिज्म मॉडिफाइज विद एक्सपीरियंस। अब जैसे जैसे बंदे के एक्सपीरियंस ज़्यादा होते जाते हैं, हम कहते हैं ना जितने बंदा टफ टाइम से गुजरता है वो उतना सख्त होता जाता है अंदर से। कोई उसको एकदम से झटके वाली खबर सुन जाए तो वो एकदम से रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वो पहले ही इतने झटके खा चुका है लाइफ में कि वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। तो साइकोलॉजिकल, फिजिकल मतलब उसकी हेल्थ पे इफेक्ट कितना पड़ेगा टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, वो चीज़ का फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, इट वेरीज। अब देखिए, जब बच्चा युवावस्था में होता है तो एकदम से अग्रेसिव होता है, कुछ भी होता है एकदम से हम रिएक्शन देते हैं, किसी भी पॉजिटिव का और नेगेटिव का। लेकिन जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो इतना कुछ देख चुके हैं लाइफ में, ठीक है, कि वो एक तरह से थोड़ी सी स्टेबिलिटी उनमें आ चुकी है और उनकी जो एक्सपीरियंस के कारण है इस चीज़ में मॉडिफिकेशन हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। अब देखिए, ये कहते हैं कि प्राइमरी इमोशंस जो हमारे हैं वो ये 7 इमोशंस हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज फियर, डिसगस्ट, एंगर, सब्जेक्शन, इलेशन एंड टेंडरनेस। ये 6 हैं। ये 6 इमोशंस जो हैं इनको हम प्राइमरी इमोशंस कहते हैं। तो यही है विलियम मैकडोगल की थ्योरी। ये बिलीव करते हैं इंस्टिंक्ट में कोई भी हमारी जो बिहेवियर होता है या फिर हमारा कोई भी एक्शन होता है ये प्री प्लान्ड नहीं होता है। ठीक है, ये इंस्टेंट होता है, अनलर्नड होता है। आई होप दिस थ्योरी इज क्लियर। अगर आपको ये हेल्पफुल लग रही है फ्रेंड्स तो इस वीडियो को एक थम्स अप जरूर दिखाइए। मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी की तरफ। सो नेक्स्ट इज द अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, या फिर इसे ज़्यादा फेमस है थ्योरी ऑफ नीड्स के नाम से। दिस इज गिवन बाय मैकक्लेलैंड। ठीक है, ये थ्योरी में क्या कहते हैं, मैकक्लेलैंड ने अपने एसोसिएट्स के साथ 3 ऐसे सेट ऑफ नीड्स बताए। ये कहते हैं कि ये तीनों सेट्स हर इंडिविजुअल में यही सेट ऑफ नीड्स होते हैं, लेकिन फिर जैसे हमने प्रीवियस थ्योरी में भी बात की थी कि इनके डिग्री में फ़र्क हो सकता है। नीड्स सभी की सेम होती है, किसी की ये नीड ज़्यादा होगी, ये कम होगी, किसी की ये ज़्यादा होगी, ये कम होगी। तो ये वेरी कर सकता है कि किसको किस नीड की कितनी मतलब कितनी ज़्यादा डिग्री है किसी भी नीड की किसी पर्सन के लिए। ये तीनों नीड्स सभी में होती है। तो इस चीज़ को हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज, इसको ना इस तरह से लिखते हैं, लाइक नीड ऑफ अचीवमेंट को हम कैसे लिखेंगे, NACH। आपको ये लिखा होगा ना तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये क्या है, नीड ऑफ अचीवमेंट। नीड ऑफ एफिलिएशन को लिखते हैं NAFF। देन नीड ऑफ पावर को लिखते हैं NPOW। इस तरह से इन तीनों नीड्स के लिखते हैं कि ये तीनों नीड्स जो हैं सभी पर्सन्स के पास यही हैं। इनकी डिग्री में वेरी हो सकता है, किसी की अचीवमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, कोई अफेक्शन में ज़्यादा बिलीव करता है यानी कि रिश्ते बनाने में, ठीक है, प्यार मोहब्बत हो गया या फिर फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाने के लिए। कोई बिलीव करता है पावर की, मेरा ही दबदबा चले सभी पर, मैं ही डोमिनेट करूं सभी को और बाकी चाहे मेरे पास हो कुछ ना लेकिन सभी पर मैं ही राज करूं। तो किसी की नीड ये ज़्यादा हो सकती है, तो डिग्री में वेरी हो सकता है। सो नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पर मैकक्लेलैंड थ्योरी में जो नीड फॉर पावर है वो क्या कहते हैं कि वॉन्ट्स टू कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस अदर्स। जैसे हमने बात की कि वो चाहते हैं कि हम दूसरों को कंट्रोल करें या फिर लोग हमें देखकर सीखें। बस वो चाहते हैं कि हम जीतें हर सिचुएशन में। दे एन्जॉयज कॉम्पिटिशन एंड विनिंग, एन्जॉयज स्टेटस एंड रिकॉग्निशन। अब नेचुरली जो बंदा पावर में है उसका स्टेटस भी होगा और सभी उसको जानते पहचानते भी होंगे। ठीक है, देन इज नीड फॉर एफिलिएशन। ये बंदे क्या होते हैं, दे वॉन्ट्स टू बिलोंग टू द ग्रुप। ये चाहते हैं कि हम अकेले ना रहें, हम किसी ग्रुप के साथ रहें। वॉन्ट्स टू बी लाइक्ड एंड विल गो अलॉन्ग विद वट एवर द रेस्ट ऑफ द ग्रुप वॉन्ट्स टू डू। ठीक है, दे प्रेफर कोलैबोरेशन ओवर कॉम्पिटिशन। ये चाहते हैं कि हम सभी मिलजुल कर करें, हमारे साथ डेफिनेटली कोई ना कोई हो, हम अकेले काम करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये हाई रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि वहाँ पर इनके अकेले रहने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज द नीड फॉर अचीवमेंट। अचीवमेंट में क्या होता है कि हम कोई ना कोई टारगेट जो है अचीव करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जैसे हम कंपनीज में देखते हैं ना कि अपने सीक्रेट्स रिवील नहीं करते हैं, ये अकेले काम करना पसंद करते हैं। या फिर हमें सपोज हमें कॉलेज में ही कुछ प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं तो वो क्या होता है, हमारी नीड होती है अचीवमेंट की कि कौन सा पर्सन कितना अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आएगा। भले ही ये वाला बंदा इसका बेस्ट फ्रेंड हो लेकिन अपनी जो कोडिंग है ना ये इसको नहीं दिखाएगा, कहीं ये कॉपी ना कर ले।
ठीक है। तो ये क्या होगी, नीड फॉर अचीवमेंट, ये अकेले काम करना, जब कुछ अचीव करना होता है तो हर पर्सन अकेले काम करना बिलीव करता है, ठीक है। ये चैलेंजेस लेना एक्सेप्ट करते हैं, चैलेंजेस में इनको मज़ा आता है चैलेंजेस लेने में। एंड ऑल्सो दे नीड फीडबैक फ्रॉम टाइम टू टाइम, मोटिवेशन चाहिए इनको, फीडबैक चाहिए ताकि अपने काम में ये इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। क्यों इम्प्रूवमेंट कर पाएँ, ताकि इनकी अचीवमेंट की जो नीड है वो फुलफिल हो पाए। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी, और मैंने कोशिश की है कि आपको बिल्कुल शॉर्ट में और सिंपल वे से इस थ्योरी को आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि जितना सिंपल वे से आप इस चीज़ को समझेंगे ना, उतनी ही देखिए थ्योरीज कितनी सारी हैं जो आपने सीटेट या फिर पीटेट के लिए याद रखनी है। तो जितना सिंपलिसिटी से आप इन चीज़ों को समझेंगे, बस आप रिलेट करके रखिए कि मैक्लेलैंड ने कौन सी थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ नीड्स, इतना याद रखना सफिशिएंट है, बाकी सब आपको टाइम पर याद आ जाएगा, ठीक है। सो ये थ्योरी में बस इतना ही है। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी, गिवन बाय क्लार्क हल। सो नेक्स्ट देखिए इज द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी गिवन बाय क्लार्क हल। तो ये क्या कहते हैं, ये ड्राइव रिडक्शन थ्योरी अपने नाम से ही कि जो भी हमारी ड्राइव है उसको रिड्यूस किया जाए। अब ड्राइव क्या है वो हमें इस थ्योरी में पता लगेगा। सबसे पहले हल क्या कहते हैं कि जो हमारी प्राइमरी मोटिवेशन है, किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो प्राइमरी मोटिवेशन है जिसके कारण हम बिहेवियर देते हैं, किसी भी चीज़ के लिए रिएक्ट करते हैं, वो क्या है, ताकि हम अपनी ड्राइव को रिड्यूस कर सकें, ड्राइव को कम कर सकें। अब ये ड्राइव क्या है, ड्राइव एक तरह की ना इम्बैलेंस स्टेट है माइंड में, या फिर एक टेंशन की ऐसी स्थिति है जहाँ पे हमारी कोई ज़रूरत होती है और हम उसको पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हंगर है तो हमें टेंशन होने लग जाएगी, हमारा हेडेक होने को स्टार्ट होने वाला है कि अभी बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही है। तो वो क्या है, वो टेंशन की जो स्थिति है, हमारा अनबैलेंस्ड डिस इक्विलिब्रियम है हमारे माइंड का, ठीक है, डिस्टर्ब हो गया हमारा इक्विलिब्रिएशन पॉइंट। तो वो चीज़ क्या है, एक ड्राइव है कि अब हमारे दिमाग में वो टेंशन क्रिएट हो रही है कि हमें भूख लग रही है तो हमें खाना चाहिए, हम दौड़ेंगे इधर उधर कि कहाँ से हमें खाना मिलेगा, ठीक है, या फिर कोई फूड पॉइंट ढूंढेंगे। वो चीज़ क्या होती है, एक ड्राइव होती है। अ ड्राइव इज अ स्टेट ऑफ अराउजल और डिसकम्फर्ट, एक अराउजल की स्टेट है या फिर डिसकम्फर्ट की स्टेट है, ट्रिगर्ड बाय अ पर्सन्स फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हंगर, थर्स्ट, या फिर इसको इंटीमेसी नीड्स कह सकते हैं। सारी एग्जाम्पल्स इसमें आ सकती हैं जिनमें हमें ऐसे होता है कि अब टेंशन क्रिएट होनी, दिमाग में एक हलचल सी मचनी शुरू हो गई है, अब हमें हमारी नीड को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ठीक है। वो क्या होती है, वो स्थिति, उसको हम कहते हैं ड्राइव। तो ड्राइव को रिड्यूस करने की जो थ्योरी है, ठीक है, ये जो हमारा इम्बैलेंस है माइंड का, इम्बैलेंस को कम करना यानी कि बैलेंस की तरफ बढ़ना, ये थ्योरी दी है क्लार्क हल ने। ओवरऑल थ्योरी आपको समझ में आ चुकी है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है होमोस्टैटिस, इसको क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम। हमारा इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब हो जाएगा, देखिए बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड, हमारा बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, क्यों, क्योंकि हमें भूख लगी है या फिर हमें प्यास लगी है। ये क्या है, हमारी बायोलॉजिकल नीड है कि हम भूखे हैं और प्यासे हैं। तो ये जो नीड है ये हमारे दिमाग में एक हलचल पैदा करेगी, यानी कि ड्राइव हमारे माइंड में पैदा होगी। ड्राइव क्या है, इंटरनल स्टेट ऑफ टेंशन, ठीक है, ड्राइव पैदा हो गई तो हम मोटिवेट होंगे कि हम अपनी इस ड्राइव को सेटिस्फाई कर सकें या ड्राइव को रिड्यूस कर सकें। कैसे, हम खाना ढूंढेंगे या फिर पानी ढूंढेंगे, कहाँ से मिलेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, हमारा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कि हम एक्शन लेंगे। हमें कोई फूड पॉइंट नज़र आ गया, मैकडी नज़र आ गया, फटाफट से हमने बर्गर ऑर्डर कर दिया है ना, कोल्ड ड्रिंक ले लिया, वहाँ से कोक एंड ऑल, तो हमें बिल्कुल शांति मिल गई कि थैंक गॉड हम ढूंढ पाएँ अपना, ठीक है। तो ड्राइव हमारी रिड्यूस हो गई, नीड हमारी सेटिस्फाई होगी, हमने बर्गर भी खा लिया, हमने कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया, पानी पी लिया, तो बैलेंस इज रीस्टोर्ड। हमारा जो ड्राइव है ये रिड्यूस हो गई और हमारा माइंड में जो टेंशन थी, हलचल मची हुई थी किसी चीज़ के कारण, वो ख़त्म हो चुकी है। इसकी और एक एग्जांपल दूं मैं आपको। कुछ बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम के टाइम पर उनको थोड़ी सी माइंड में हिचकिचाहट रहती है ना। जब आपने फॉर एग्जांपल कोई प्रेजेंटेशन देनी है पूरी क्लास के सामने, तब भी उनके माइंड में कुछ चलता रहता है, थोड़े टेंस्ड होते हैं। तो जब तक आपकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं हो जाती है ना, तब तक क्या होता है कि वो हलचल मचती रहती है, दिमाग में मचती रहती है। जब आप वो प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर देते हैं, बिल्कुल हमारा माइंड क्या है, स्टेबल हो जाता है। तो वो भी क्या है, ड्राइव रिड्यूस हो गई ना, प्रेजेंटेशन आपने दे दी, आपने देखा जल्दी से टीचर्स आएँ, स्टूडेंट्स आएँ क्लास में, है ना, और मैं अपनी प्रेजेंटेशन दूँ, सब कुछ कंप्लीट हो जाए, बस मेरी टेंशन खत्म हो जाए। तो वो क्या है, ड्राइव रिडक्शन की तरफ हम बढ़ जाते हैं।
या फिर आपने सीटेट का पेपर देना है, तो जब तक आप पेपर में एंटर कर जाएंगे, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा, कंप्लीट आप करके बाहर नहीं आ जाते, चाहे आपका अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, लेकिन वो टेंशन तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आपका ये पूरा पेपर खत्म करके आप बाहर नहीं आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है ना। तो ये भी क्या है, ड्राइव को रिड्यूस करना। आपकी नीड क्या है कि जल्दी से पेपर खत्म हो जाए भैया, बड़ी दिमाग में हलचल मची हुई है, टेंशन मची हुई है कि मेरे को आता होगा वो सेक्शन या नहीं आता होगा। ठीक है, ये चीज़ होती है ना। तो ये क्या है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, बस यही है। कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट हो इसमें, इन चारों थ्योरीज में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका 1 या 2 नंबर आपके पक्के पक्के हैं, क्योंकि मोटिवेशन टॉपिक में से आपको 2 नंबर का क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे ही आएंगे, और लर्निंग में से भी आते हैं। 3 या 4 नंबर के क्वेश्चंस आपको लर्निंग में से आएंगे, लर्निंग की जो थ्योरीज हमने की हैं। साथ ही में मोटिवेशन से आपको 2 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो वो 2 नंबर हो सकता है कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस आपको थ्योरीज में से आ जाएं, या फिर मोटिवेशन की जो पार्ट 1 वाली वीडियो है, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगी, तो वो भी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, ये सेशन आपको हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आने वाले सेशन में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ। सो देखिए, सीटेट के फॉर्म आपके ओपन हो चुके हैं, तो उसमें आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने हैं तो वो बहुत ध्यान से आपने अपनी फ़ोटोग्राफ भी स्कैन करनी है। ठीक है, अपने सिग्नेचर स्कैन करने हैं, वो डायमेंशंस दी हुई हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप ध्यान से उनको स्कैन कीजिएगा, अपलोड कीजिएगा। और आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, देन आपकी जो ग्रेजुएशन है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, इस चीज़ का सर्टिफिकेट, साथ ही में आपका जो बीएड है या फिर डीएड, डीएलएड है, जो भी आपका टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स है, ये अगर आप इसमें अपीयर्ड हैं तो फिर आप इसका फाइनल जो सर्टिफिकेट है वो लगा दीजिए, वरना अगर अपीयरिंग का सर्टिफिकेट है तो आप वो भी लगा सकते हैं कि अभी आप अपीयर हो रहे हैं इस कोर्स के अंदर। ठीक है, तो वो अपलोड होएगा। तो ये सारी चीज़ें आप स्कैन करके फिर ही अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो अदरवाइज वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।